हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो 5 जो चीज़ों को, वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे काम हम लोग दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, काम करने के पहले ही डर जाते हैं। मूड नहीं है, मूड आपके अनुसार चलेगा कि मूड के अनुसार आप चलोगे? आप अपने हिसाब से अपने मूड को चलाइए। मेरा किस्मत खराब है, किस्मत किसी का खराब नहीं होता, गलत बात है। किस्मत व्यक्ति स्वयं बनाता है। और मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी बात गलत है। व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम है। अगर वो समय का सदुपयोग करे तो आपको लगेगा कि 24 घंटे पर्याप्त है, लेकिन अगर हमने समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो हमारे लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ओके, तब हम लोग बात करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर में मैंने बताया था कि वे सारे एक्टिविटीज आते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, दीज आर एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर आता है कि प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस में भी मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंट है कि 40% से ज़्यादा जीडीपी प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो, रोज़गार की बात करें तो बहुत ही रोज़गार है। 60% से ज़्यादा रोज़गार इस सेक्टर में। पहले लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, किसान केवल खेती करते थे, लेकिन आज की डेट में इस सेक्टर का इतना इम्पोर्टेंस है कि डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ हो रही है। डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, हंटिंग है, माइनिंग है। इतनी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को लोग ही करेंगे, लोगों का ही नीड्स है। और जब लोग करेंगे तो नेचुरल कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और पैसे भी प्राप्त होंगे। तो 60% से ज़्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर हो गया। ओके, फिर क्या आता है, इस सेक्टर में इतने इम्पोर्टेंस बढ़ गए हैं कि आज लोग डेयरी फार्मिंग के थ्रू, फिशिंग के द्वारा, माइनिंग के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी करके पैसे कमा सकते हैं, रोजगार मिल सकता है। इंडिया की इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर का इंडिया के इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसमें कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं मैंने बताया। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर क्या है। तो सेकेंडरी सेक्टर का भी इंपॉर्टेंस है। अब एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप गन्ने की बात कर लीजिए, रॉ मटेरियल में कपास की बात करिए। ओके, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हो गया प्राइमरी एक्टिविटी के द्वारा, लेकिन हमको गेहूं का जो यूटिलाइजेशन करना है वो हम पहले इसको मशीन में आटा बनाएंगे तब तो फिर उसका यूज करेंगे। जैसे शुगर कैन की बात करें तो गन्ना, सबसे पहले गन्ने को किसान लगाते हैं, लगाने के बाद से जब उसको मिल में भेजते हैं, उसके बाद वहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में मशीनों के द्वारा प्रोसेसिंग करके, प्रक्रियाओं के द्वारा चीनी बनाया जा रहा है।
कच्चे मटेरियल में कपास की बात करें उसका यूज करके कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर ना हो ना तो बहुत सारी एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर से है वो रुक जाएंगी और टर्शियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बीच में जो सेकेंडरी सेक्टर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिससे इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि किसी को चीनी की ज़रूरत है तो किसान क्या करते हैं, तो किसान सबसे पहले खेती करते हैं, चीनी गन्ने की खेती होती है। सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मैक्सिमम जो मिल्स है जो शुगर कैन की वो यूपी में सिचुएटेड है। तो वो मिल्स क्यों सिचुएटेड है, क्योंकि वहाँ का जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है शुगर कैन के लिए, तो गन्ने की खेती होती है। तो किसान गन्ने को लगाता है और मिल में जाता है, मिल में जाने के बाद से चीनी तैयार होता है। तो आप देखो कि इस सेक्टर से क्या हो रहा है, एक तो सामान भी बन रहे हैं, परिवर्तित हो जा रहे, चेंज हो जा रहे। गन्ना था आज हो गया चीनी, तो क्या हो गया कि इससे रोजगार भी मिल रहा है, ये भी रोजगार देने वाला सेक्टर हो गया है, जीडीपी को बढ़ा रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया की जीडीपी में 20% से ज़्यादा जीडीपी इस सेक्टर का भी है। अब रोजगार देने वाला सेक्टर कैसे है भाई, फैक्ट्री में मान लीजिए काम करेंगे तो वहाँ वर्कर की ज़रूरत होगी, लेबर भी की ज़रूरत होगी, बहुत सारे टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि दोनों की ज़रूरत होती है। स्किल्ड वर्कर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी हैं। तो पढ़े लिखों की भी ज़रूरत होती है मशीन चलाने के लिए, कैसे चलेगा, क्या उसके कैसे कैसे उसको प्रोसेसिंग करनी होती है। अब बहुत सारे वर्कर की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें इस सेक्टर से भी बहुत रोजगार मिलता है। फिर क्या है कि डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर को भी डेवलप कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर मान लीजिए फैक्ट्री नहीं हो तो किसान गन्ने का उत्पादन करके भी क्या करेंगे, क्योंकि गन्ने का जो यूज करते हैं उसको हम चीनी बनाने में ज़्यादा करते हैं। तो गन्ने से चीनी तब प्राप्त होंगे जब वो फैक्ट्री में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसके बाद वो चीनी के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री में गन्ने जब पहुंचाए जा रहे हैं, फिर वहां से बनने के बाद बाजार में आ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा टर्सरी सेक्टर का भी इंपॉर्टेंस है, कि उससे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड को भी बढ़ावा है। सेवा देने वाला सेक्टर है टर्सरी, तो इससे लिंक है, प्राइमरी सेक्टर को भी ये डेवलप कर रहा है। किसान इसी खुशी में प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल का, कॉटन की, शुगर कैन की इत्यादि, और भी और एग्जाम्पल्स हैं, ताकि उनके सामान बिके। और टर्सरी सेक्टर का भी इम्पोर्टेंस है कि इससे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इत्यादि को बढ़ावा मिल रहा है। ये दोनों क्षेत्र को, प्राइमरी सेक्टर को और देख रहे हैं टर्सरी सेक्टर को बढ़ावा देने वाला सेक्टर हो गया, रोजगार देने वाला सेक्टर है ही। तो सेकेंडरी सेक्टर का भी इंडिया के इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से। फिर एक क्वेश्चन आता है कि टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर में सर्विस वाले सेक्टर हो गए, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बैंकिंग, ये सारे टर्सरी सेक्टर है। तो टर्सरी सेक्टर का भी आज इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ गया है। तो हम लोग देखते हैं टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, तो इसके कारणों को हम लोग देखते हैं। ओके, अब आता है कि टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर की तरफ आजकल लोग ज़्यादा झुकाव हो रहा है। तो इसके कारण क्या है कि बेसिक नीड्स, बेसिक सर्विसेज, जैसे बेसिक सर्विसेज में आप बात कर लो हेल्थ की, एजुकेशन की, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कोर्ट, इसके बाद से ये सारी डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सारी जो चीज़ की जरूरत आवश्यकता होती है, ये सब बेसिक सर्विसेज हैं। इसीलिए किसी भी
डेवलपिंग करने के लिए ये सारी जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट उठाती है, सरकार उठाती है, ताकि सभी को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। जैसे अधिक से अधिक लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो है सरकार क्या करती है, इस कार्य का जिम्मा उठाती है। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है इस सेक्टर में, इससे भी लोग बहुत जुड़ रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ, आज रिफॉर्म हुआ है, सुधार हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटी में भी एग्रीकल्चर के साथ साथ मैंने बताया कि फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, बहुत सारी एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी जुड़ गई है, जिससे कृषि में बहुत सारे लोगों का ध्यान जा रहा है। और इससे क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्री भी लगाए जा रहे हैं कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसलिए इस सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड का क्या हो गया है, विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ये सभी थर्ड सेक्टर में आते हैं। फिर क्या है, अधिक आय अधिक सेवाएं, इनकम भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में हर एक व्यक्ति की जो इनकम भी बढ़ गई है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, लोगों का झुकाव टूरिज्म की तरफ, शॉपिंग की तरफ, स्कूल की तरफ, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, बैंक इत्यादि के भी लोग क्या करने लगे हैं, मांग करने लगे। इसलिए इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। न्यू सर्विसेज, आज के आधुनिकीकरण में ग्लोबलाइजेशन के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि आज देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होने से आज ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा रही है। घर बैठे बैठे लोग सामानों को क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं। आज घर बैठे बैठे बहुत ही सामान जो है सस्ते दाम पर लोगों को मिल जा रहे हैं। तो आज क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नए सेवाएं के आने से टर्सरी सेक्टर का क्या हो रहा है, और भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। ओके, अब हम लोग एक बात करते हैं कि आज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर आएगा, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से। 2010 में, 12 में, 15 में, 18 में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है बोर्ड्स में। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते। जब गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होंगे तो गवर्नमेंट्स के बहुत ही नियमावली है कि सभी को वेजेस ठीक मिले, फैक्ट्री अधिनियम है, सभी को जॉब प्रोवाइड हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, वेजेस ठीक हो। इसलिए गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान देती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना चाहती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए ना तो वेजेज इक्वल है, ना वर्किंग आवर फिक्स है। इसलिए इस सेक्टर में ये सारी समस्याएं हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, इसमें काम के घंटे फिक्स है, और घंटे के साथ साथ वेजेज भी फिक्स हैं। उसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वो पुरुष हो या स्त्री, सबको इक्वल वेजेज मिल रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी फिक्स नहीं है, कभी रोजगार मिल रहा है, कभी रोजगार नहीं मिल रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इरेगुलर है, अनियमित है, जिसके कारण क्या है कि रोजगार की भी समस्या आ रही है, और वेजेस भी फिक्स नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। फिर आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है कारखाना अधिनियम, वेजेस के जो एक्ट, पीएफ, ग्रेजुटी, ये सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे कोई भी नियम जो वेजेस से रिगार्डिंग हो, इसके बाद से जो फैक्ट्री वर्कर में जिस तरह नियम अधिनियम बने हैं, उस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले के कोई नियमावली नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल ये सारे आ गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आगे की बड़ी संख्या में लोग शामिल है,
जिसमें छोटे मोटे काम करते हैं, अपने रोजगार करते हैं। तो आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें सबसे है कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होने से जॉब की अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम से कम स्थिरता हो जाती है, फिर उनको एजुकेशन अच्छे से हो पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं। ये सारे कारणों से ना ऑर्गेनाइज सेक्टर का इम्पोर्टेंस आज की डेट में बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है। तो आज हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। अब एग्जाम में से क्वेश्चन थोड़े घुमा के भी आ सकते हैं कि आज के समय में भारत में लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, तो ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के इम्पोर्टेंस को लिखना है। लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि वेजेस फिक्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी उतार चढ़ाव है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये सारी समस्या है। तो भी कहता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया गया, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे असंगठित क्षेत्र को सुधार सकते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाए, उसमें भी जो एम्प्लॉयमेंट को फिक्स किया जाए, रोजगार निश्चित की जाए, वेजेस जो सैलरी है, जो तनख्वाह है मजदूरों को, वो भी एक फिक्स किया जाए कि अमुक काम करने के लिए इतने पैसे मिलेंगे। फिर क्या, इसमें लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार करते हैं, जिसे गवर्नमेंट सस्ते से सस्ते रेट पर इनको लोन प्रोवाइड करे ताकि वो अपने अपने छोटे मोटे रोजगार को चला सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाई इंटरेस्ट पर लोन अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए कम रेट पर अगर लोन प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा कि लोग रोजगार करेंगे, छोटे मोटे रोजगार करेंगे, तो जिससे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होगी। फिर आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग जो है उनको भी नीड्स होती है अच्छे एजुकेशन की, कि उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, फिर अगर वो बीमार पड़े तो एक अच्छा हॉस्पिटल भी हो, और अच्छे भोजन की भी सुविधाएं प्राप्त हों, और अच्छे भोजन की सुविधाएं चीप रेट पर हों, ताकि वो भी विकास करें। क्योंकि गांव में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके बेसिक नीड्स नहीं है, उनके भी तो नीड्स होंगे कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अगर वो बीमार पड़ते हैं उनके घर वाले या वो लोग, तो अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो, और जो उनको जो भोजन प्रोवाइड की जाए, जो फूड मिल रहा है बाजार में, वो रेट थोड़े उनके चीप हों, ताकि वो भी अपने बेचारे अपने ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सकें। फिर क्या है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बनाए कि जिसमें अधिक काम करेंगे, गवर्नमेंट जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर ओवर टाइम करते तो पैसे थोड़े ज़्यादा मिल जाते, एक्स्ट्रा पैसे मिलते, इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर थोड़ा काम करें तो उनको पैसे थोड़ा ओवर टाइम मिले, और क्या उनको भी लीव मिले, छुट्टी मिले। लीव मीन्स ऐसा छुट्टी मिले जिसमें उनको छुट्टी मिले, उसके पैसे ना कटे। तो क्या होगा, बीमारी हो या कोई डिजीज हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो उनको छुट्टी भी मिले। तो ये सारी अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट अगर देती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अवश्य ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लैकनेस आ रही है, वो दूर होगी और लोग प्राइमरी सेक्टर पर जुड़ेंगे। क्योंकि इंडिया में की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेटेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वही प्रॉब्लम है, रोजगार की समस्या है, बेसिक सर्विसेज नहीं है, गुड एजुकेशन नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लीव नहीं है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का लैकनेस है, इसीलिए लोग माइग्रेट हो रहे हैं ना। क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, ना अच्छे अस्पताल है, तो लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसे जगह रहे, तो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, मोबिलाइजेशन हो रहा है शहरों की तरफ। अगर गांव में गवर्नमेंट ये सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोड, अच्छे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो लोग क्यों जाएंगे, लोग शहरों की तरफ क्यों आएंगे? अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान दे, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तभी तो आज की कंडीशन में
प्राइमरी सेक्टर में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, HIB सीड्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट ने प्रयास किए, कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पिछड़ा है। इसीलिए गवर्नमेंट अगर उस पर रिफॉर्म कर दे तो इस सेक्टर को सुधारा जा सकता है। तो मैंने इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कस किया। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।